हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अ, लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, उसमें फ्योल का क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल, जो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं लोक प्रशासन में। वो फ्रांसीसी इंजीनियर रहे, यानी फ्रांस के थे। 1916 में उनकी बुक आई जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये बुक पहली बार प्रकाशित हुई और इसमें मैनेजमेंट के सिद्धांतों का वर्णन हुआ। 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ, यानी इंग्लिश वर्जन इनका आया 1929 में। वे लोक और असार्वजनिक प्रशासनों में भेद नहीं करते थे। जैसे हमने पढ़ा सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन, जिसे हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कहते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में इसके डिफरेंस को और सिमिलैरिटीज़ को देखा था। तो हेनरी फ्योल उन विद्वानों में से एक हैं जो इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझते, और उन्होंने कहा भी है कि अब हमारे सामने प्रशासन के कई नहीं बल्कि मात्र एक विज्ञान है, यानी प्रशासन के अलग अलग विज्ञान ना होकर के एक विज्ञान है जो समान रूप से सरकारी और गैर सरकारी सभी मामलों में लागू किए जा सकते हैं। यानी वो इस बात का भेद नहीं करते थे कि प्रशासन निजी क्षेत्र में हो रहा है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। उनका मानना था कि प्रशासनिक तकनीकें और प्रशासनिक सिद्धांत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की। हेनरी फ्योल ने कुल मिला के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि एक किसी भी प्रशासक को जो एक कुशल प्रशासक होना चाहता है, इन सिद्धांतों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही होगा। तो ये सिद्धांत का हम स्टेप बाय स्टेप इन पर चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन का, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य विभाजन, जिसे हम स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। हेनरी फ्योल का मानना था कि विशिष्टीकरण का उद्देश्य है कि समान प्रयास में ज़्यादा और बेहतर काम को अंजाम देना। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी काम में स्पेशलाइजेशन है उसके पास, तो वो कार्य किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है। तो कार्य का विभाजन उसी अनुसार होना चाहिए जिस अनुसार जिस व्यक्ति में योग्यता है। यानी जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है उसे वही कार्य मिले तो कार्य कुशलता के साथ में किया जा सकता है। जैसे कोई टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल वर्क टेक्निकल पर्सन को दिया जाए तो वो और अच्छे से उस कार्य को कर सकता है, बजाय जिसे तकनीकी ज्ञान नहीं है वो उस कार्य को करे। यानी उन्होंने कहा श्रम विभाजन या कार्य विभाजन किसी भी प्रशासन का, ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर बात करते हैं अधिकार और उत्तरदायित्व की, जिसे हम प्राधिकार और जिम्मेदारी भी कहते हैं। फ्योल ने प्राधिकार को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा आदेश देने का अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति। यानी कि जो अथॉरिटी है वो आदेश देने का अधिकार है, वो अपनी आज्ञा को मनवाने की शक्ति है। ये उन्होंने प्राधिकार या अथॉरिटी के बारे में कहा। तो उन्होंने कहा कि अधिकार और जिम्मेदारी दोनों समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि जिसे अथॉरिटी मिली है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अनुरूप मिलनी चाहिए। अगर अथॉरिटी दे दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई तो वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ वहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो दोनों को समान अनुपात में होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? अधिकार की कल्पना जिम्मेदारी के बिना नहीं की जा सकती, और जिम्मेदारी भी अधिकार के बिना पूरी नहीं की जा सकती। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने बताया अनुशासन, डिसिप्लिन। यानी कोई भी अगर कार्य करना है कि अनुशासन के बिना वो संभव नहीं है। यानी ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, उसमें एक से अधिक व्यक्ति रहता है। तो जब व्यक्तियों का समूह मिलकर के किसी कार्य को करता है तो वहाँ अनुशासन और भी अनिवार्य हो जाता है। तो उन्होंने इस पर अच्छा खासा जोर दिया है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से अगर कार्य कराना है तो अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता संगठन में पड़ती ही पड़ती है। अनुशासन को बनाए रखने के उन्होंने कुछ साधन भी बताए, जैसे जितना संभव हो सके उतने स्पष्ट और निष्पक्ष बातचीत होनी चाहिए, जिससे कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, या फिर न्यायिक रूप से भी इसे लागू कराया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा आदेशों की एकता। यानी
फ्योल का ये मानना था कि आदेश जो मिलते हैं कर्मचारियों या अधिकारियों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी एक ही व्यक्ति द्वारा मिलने चाहिए। यानी एक ही बॉस होना चाहिए। एक से ज़्यादा बॉस होने पर कन्फ्यूजन की भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, किसकी ऑर्डर को फॉलो किया जाए और किसकी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाए। तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि किसी भी प्रकार के काम के लिए कोई कर्मचारी सिर्फ एक व्यक्ति से ही निर्देश ले, एक से ज़्यादा व्यक्ति से निर्देश नहीं ले। उनका ऐसा मानना था, क्योंकि इसमें दोहराव आता है। इसमें जो कर्मचारी है जिसे उस आदेश की पालना करनी है, वो ये नहीं समझ पाता है कि उसे किसके प्रति जवाबदेही है उसकी। तो ऑर्गेनाइजेशन के दो सदस्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए जो अथॉरिटी है उसका बंटवारा सही तरीके से किया जाना ज़रूरी है। यानी आदेश की एकता जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निर्देशन की एकता यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस संदर्भ में निर्देशन की एकता के बारे में फ्योल ने कहा कि समान उद्देश्य वाली गतिविधियों के किसी समूह का एक अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। यानी जो गतिविधियां एक जैसी हैं या एक ही उनका लक्ष्य है, उन गतिविधियों का किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियां या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ का अगर एक ही उद्देश्य है तो उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए और उनकी एक ही योजना होनी चाहिए और एक ही उनका अध्यक्ष होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति ही उनको गाइड करे कि वो एक्टिविटीज़ किस डायरेक्शन में जाए। तो निर्देशन में एकता बहुत ज़रूरी मानी फ्योल ने, क्योंकि निर्देशन में एकता के बिना कार्य संभव नहीं होता। जब एक्टिविटीज़ एक दिशा में नहीं चलती तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट यानी जो हमारे वांछित लक्ष्य हैं, परिणाम है, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत हित सामान्य हित से गौण। हेनरी फ्योल कहते हैं कि व्यक्तिगत हित को सामान्य हित से हमेशा ही नीचे रखना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सभी कार्य करते हैं, व्यक्तियों का समूह कार्य करता है, तो वहाँ एक व्यक्ति का जो हित है, व्यक्तिगत हित है, वो अन्य व्यक्तियों के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज विन। अगर बहुमत होता है तो उसी की विजय होती है। फिर बात करते हैं पारिश्रमिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत माना हेनरी फ्योल ने, क्योंकि अगर मैनेजमेंट और वर्कर जो कर्मचारी है, मालिक है, या क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बात की थी, अगर सार्वजनिक क्षेत्र में भी देखें तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है उसके बीच की रिलेशनशिप तभी ठीक रह सकती है जब एम्प्लॉयज़ को पारिश्रमिक उचित और समय से मिले। यानी उनमें संतुष्टि की भावना होनी चाहिए, क्योंकि पारिश्रमिक की दर कुछ बातों पर निर्भर करती है। पहली, जीवन की लागत, यानी जीवन जीने के लिए क्या पारिश्रमिक ठीक बैठे। फिर कर्मचारियों की उपलब्धता, अगर कर्मचारी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तो कई बार पारिश्रमिक कम भी हो जाता है, लेकिन अगर मुश्किल से मिलते हैं तो वहाँ पारिश्रमिक ज़्यादा हो जाता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है पारिश्रमिक कितना हो। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अनिवार्य माना कि पारिश्रमिक कार्य के अनुपात में सही होना चाहिए। फिर बात करते हैं 8वें सिद्धांत की, केंद्रीयकरण। यानी कार्य विभाजन जो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया उसका सीधा संबंध केंद्रीयकरण से भी होता है। केंद्रीयकरण का मतलब क्या है कि सभी सजीव रचनाओं में, चाहे वे पार्श्विक हो या सामाजिक हो, संवेदनाएं जो होती हैं मिलकर कार्य करती हैं। अगर आप देखें शरीर में भी तो ब्रेन से ही सारी एक्टिविटी दिशा प्राप्त करती हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो ब्रेन से लेते हैं और ब्रेन उन सब कार्यों को करवाने के लिए पूरी बॉडी में वो चीज़ संचारित करता है। ठीक इसी उदाहरण की तुलना करते हुए फ्योल ने कहा केंद्रीकरण किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक जगह से जब आदेश आते हैं और तो वो सही दिशा में उन्हें ले जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। फिर हम बात करते हैं स्केलर श्रृंखला की। यानी स्केलर श्रृंखला का क्या अभिप्राय है। फ्योल ने स्केलर श्रृंखला की व्याख्या श्रेष्ठतरों की उस श्रृंखला के रूप में की जो सर्वोच्च पदाधिकार से आरंभ होकर निम्नतम श्रेणी तक जाती हैं। यानी एक श्रृंखला होती है, एक पदसोपान होता है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो निम्न स्तर से शुरू होकर उच्चतम स्तर तक जाता है, यानी व्यक्तियों की एक श्रृंखला बनी होती है जो अलग अलग पदों पर कार्य करते हैं, तो इसका होना बेहद ज़रूरी है। फिर आता है सुव्यवस्था, यानी एक ऑर्डर होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रशासन में। केवल दो प्रकार के क्रम व्यवस्थाओं की बात करते हैं। पहली जो है वो भौतिक क्रम व्यवस्था है और दूसरी मानवीय या सामाजिक क्रम व्यवस्था है। भौतिक क्रम व्यवस्था क्या है? फिजिकल ऑर्डर किसे कहते हैं? फिजिकली हर चीज़ अपनी जगह पर होना, यानी हर चीज़ का एक स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पर, यानी कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट थिंग एट राइट प्लेस, ये होना बेहद आवश्यक है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर है, इक्विपमेंट्स हैं, यानी जिन्हें औजार कहते हैं, यंत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनसे भी मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है और चल रहा है, तो वो चीज़ें अपनी जगह पर होना आवश्यक है। यानी इसमें ये बात भी शामिल होती है कि कोई भी एम्प्लॉई उस कार्य को ना करे जिसमें वो दक्ष नहीं हो। फिर है समता, यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है। जहाँ भेदभाव की स्थिति रहती है, यानी इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट, कंडीशंस, वर्क कंडीशन सभी के लिए समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी के साथ विशिष्ट व्यवहार किया जाए और किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाए, तो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्य क्षमता है, परफॉर्मेंस पे उस पर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है। पदावधि की स्थिरता, यानी जो टेन्योर है, कर्मचारियों का कार्यकाल है, वो स्थिर होना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है कि कर्मचारियों को बार बार उनके जो वो काम कर रहे हैं उससे उन्हें हटाना नहीं चाहिए, जब तक कि कोई मजबूत रीज़न नहीं मिलता, कोई ऐसा आधार नहीं मिलता कि यहाँ से किसी भी कर्मचारी अधिकारी को हटाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि नए काम का आदी होने के लिए और सही ढंग से अंजाम देने के लिए समय की ज़रूरत होती है। अगर बार बार रोटेशन होता है या फिर बार बार कर्मचारियों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी कार्य में, तो उनकी कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है और संगठन की कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कार्यकाल की स्थिरता बेहद आवश्यक है। दूसरा, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से भी कर्मचारी को ये आश्वासन रहना चाहिए कि उसका कार्यकाल स्थिर है। फिर नेक्स्ट आता है पहल करने की शक्ति, इनिशिएटिव लेने की शक्ति। इनिशिएटिव क्या होता है? पहल का अर्थ किसी भी कार्य की कल्पना या उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की शक्ति, कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, जो काम पहली बार किया जाए। तो इस तरह की शक्ति, इस तरह की सोच संगठन के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों में लगन और ऊर्जा को बढ़ाती है। अगर इस तरह कोई व्यक्ति सामने आता है, कोई एम्प्लॉय सामने आता है, इनिशिएटिव लेकर अलग हट के काम कार्य को अंजाम देता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे प्रशासन की ही कार्यकुशलता बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकुशलता बढ़ती है। नेक्स्ट है सहयोग की भावना, यानी जो टीम स्पिरिट है वो काफ़ी आवश्यक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेला काम नहीं करता है, वहाँ एक टीम होती है और टीम का आपसी सामंजस्य और एकता संगठन का आधार होते हैं। किसी भी संगठन की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मैन पावर, वहाँ काम करने वाले व्यक्ति। तो उनके बीच आपस में हेल्दी रिलेशनशिप का होना काफ़ी आवश्यक है, जिसमें लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ सिद्धांत हेनरी फ्योल ने बताए। 14 सिद्धांत हैं जो किसी भी संगठन की कार्यक्षमता, कुशलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया। और हेनरी फ्योल ने इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक भी माना कि ये सिद्धांत किसी भी जगह कहीं पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। यानी कोई सार्वजनिक क्षेत्र है, लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन है, इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।